सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट जो है अटेंड करेंगे और बहुत ही ढंग से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहे कार्यकर्ती के कामों में शामिल है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कामों में शामिल है गर्भवती महिला को पूरक आहार, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग, स्कूल पूर्व शिक्षा, ऊपर के सभी। मतलब कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती है चाहे कार्यकर्ता है उसके कामों में क्या शामिल है? गर्भवती महिला का पूरक आहार शामिल है, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग शामिल है, और स्कूल पूर्व शिक्षा में, स्कूल पूर्व शिक्षा मतलब कि स्कूल की सब कब से शुरू होता है? 1 से लेके 5 तक। जो प्राइमरी का स्कूल होता है 1 से शुरू होता है, 5 तक होता है। 1 से लेके मिडिल में 6 से लेके 8 तक होता है। ठीक है, तो इससे पूर्व जो शिक्षा दी जाती है बाल बाटिका में, किसमें? बाल बाटिका में। उसमें कौन पढ़ाता है? उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पढ़ाती है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है कि स्कूल पूर्व शिक्षा भी कौन देता है? तो आंगनबाड़ी देती है। टीकाकरण में एएनएम का सहयोग भी कौन करता है? तो आंगनबाड़ी करती हैं। और गर्भवती महिला के पूरक आहार का भी ध्यान देख जो है ध्यान देना जो है वो बंटवारा करना कौन करता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है। तो इसमें से सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पहले का डी पार्ट। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उपकेंद्र किसके तहत कार्य करता है? जो उपकेंद्र होते हैं स्वास्थ्य वाले वो किसके तहत काम करते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र, राज्य स्वास्थ्य केंद्र, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नगर पालिका में अस्पताल पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन पहले का दूसरे का हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत जो है ये उपकेंद्र जो होते हैं, उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत उपकेंद्र जो है काम करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर बनता है, उसमें क्वेश्चंस आसान भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पर मैं लेके आया हूँ। बहुत आसान भी है, उसमें कुछ कठिन भी क्वेश्चन है, और बहुत कुछ क्या है एवरेज भी क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है, एग्जामिनर इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, और हम भी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल इसका ध्यान रख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्राचीन भारत में हिंदू विवाह में कितने प्रकार थे? ठीक है, प्राचीन भारत में हिंदू विवाह में कितने प्रकार थे? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके 5, ठीक है, 8, 4 और 2। मतलब कि प्राचीन भारत में हिंदू विवाह जो कितने प्रकार के होते थे, ठीक है, इस पे बात हो रही है, कितने प्रकार के होते थे। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब कि ये प्रकार पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का, हो जाएगा तीसरे का बी पार्ट। क्या हो जाएगा? बी पार्ट। मतलब कि हिंदू प्राचीन भारत में हिंदू विवाह जो है 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा इनका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। होता था पहला 8 प्रकार का, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई बार, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला था ब्रह्म विवाह। कौन सा था? ब्रह्म विवाह था। दूसरा था दैव विवाह। ठीक है, तीसरा था आर्ष विवाह। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा। चौथा था प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, पांचवा था आपका असुर विवाह। ठीक है, छठवा था गंधर्व विवाह। सातवां था आपका राक्षस विवाह, और सबसे लास्ट था पैशाच विवाह। क्या था? पैशाच विवाह। तो ये इतने प्रकार के विवाह जो है पुराने हमारे हिंदू रीति रिवाज में दिए हुए हैं। इनको जो है आपको एक बार ध्यान से पढ़ना ही है, ब्रह्म विवाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे पे। वर्तमान समय में हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित स्वरूप है। मतलब जो इस समय चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है कि हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित स्वरूप कौन सा है?
तो सबसे प्रचलित स्वरूप में ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्म विवाह है, कि दैव विवाह है, कि गंधर्व विवाह है, कि राक्षस विवाह है। कौन सा विवाह है? ठीक है, तो चौथे का जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा कि इस समय जो है वर्तमान समय में हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित जो स्वरूप है वो है आपका ब्रह्म विवाह, माने कि ए पार्ट सही होगा। अच्छा, ब्रह्म विवाह में होता क्या है कि इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए क्या करता है? योग्य वर की तलाश करता है। किसके लिए? विवाह के लिए। क्या करता है इसमें? पिता जो होता है अपने पुत्री के लिए क्या करता है? सुयोग्य वर की तलाश करता है और उससे शादी करा देता है। तो ये विवाह जो है हिंदू विवाह में इस समय वर्तमान कंसेंसस में देखा जाए तो सबसे प्रचलित विवाह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। भारत के ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्यमी निम्नलिखित में से किस वर्ग की सदस्य हैं? ठीक है, मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला उद्यमी हैं निम्नलिखित में से किस वर्ग की सदस्य हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है निचली श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के, ऊपरी श्रेणी के, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अभी इस समय जो महिलाएं हमारे उद्यमी हैं निम्नलिखित में किस वर्ग की सदस्य हैं? तो इस समय जो है मध्यम वर्ग की सदस्य हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो है महिला उद्यमी जो है किस वर्ग की सदस्य हैं इसमें? तो मध्यम वर्ग की सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 6 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मुस्लिम औरतों का निम्न स्थिति मतलब कि जो है समाज में उनकी स्थिति बड़ी बड़ी खराब है, कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, जो उनकी समाज में स्थिति निम्न बनी हुई है मुस्लिम औरतों की, उसका जो है उसका उत्तरदायी कौन से कारक है? पर्दा प्रथा है, जो वह नकाब लगा के चलती हैं उसका है, या पुरुषों का धार्मिक नियंत्रण, पुरुषों पर क्या है? धार्मिक आधिपत्य है, नियंत्रण में क्या है? आधिपत्य हो गया है उनका। ठीक है, किसका? पुरुषों का। ठीक है, और निरक्षरता यानी कि अशिक्षा। ठीक है, क्या है? अशिक्षा। तो देखिए, जो मुस्लिमों की निम्न स्थिति बनी हुई है, खराब स्थिति समाज में बना हुआ है, उसके लिए पर्दा प्रथा भी जिम्मेदार है, पुरुषों का धार्मिक नियंत्रण भी जिम्मेदार है, और निरक्षरता उनकी अशिक्षा भी जिम्मेदार है। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा 6 का सी, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक आबादी या जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला या जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वह भारत है, कि चीन है, रूस है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें का बी। कौन सा? चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन है। और हमारा चीन किस पे है? चीन जो है आबादी में प्रथम स्थान पे है, और हमारा प्यारा भारत कौन सा स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि चीन जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और दूसरा जो है हमारा भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? मतलब कि सबसे अधिक आबादी वाला, मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला। क्या? ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8वें का सी, यानी कि अपना उत्तर प्रदेश क्या है? इंडिया में सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था, मतलब लाया गया था? देखिए, ये गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया था कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो दूसरे में दिया गया था, कि 5वें में दिया गया था, 7वें में दिया गया था, कि 9 में दिया गया था? ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी से लेके पीसीएस तक के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको एकदम रट लीजिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9वें का बी, यानी कि 5वें में, 5वें पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। हम आपके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 10 पे। किस पे? 10 पे, आज के अंतिम प्रश्न पे। दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे उसे या उसे दी जाती है। यह कथन किसका है? ठीक है, दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दी जाती है। यह कथन किसका है? तो देखिए ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन चार्ल्स बिनिक का, कि वेबस्टर डिक्शनरी का, यानी डिक्शनरी मतलब शब्दकोश ही है, ठीक है, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश ही है, या ब्रिटेनिका शब्दकोश का, या मैक्स रोडिन का। ठीक है, दहेज वह संपत्ति जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दी जाती है। ठीक है, दी जाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका 10वें का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटेनिका शब्दकोश। क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिका शब्दकोश से जो है यह जो है मतलब कथन लाया गया है या उसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं सेशन को समाप्त। बन रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।